नमस्कार, मेरा नाम सुनील है और आप पोलफुल पोस्ट देख रहे हैं। जैसा कि इसमें जो मोरवा मार्केट में चर्चा है विस्थापन को लेकर, लोगों को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किन विषयों पे जो है कल मीटिंग में चर्चा हुई थी, उन सारे मुद्दों को लेकर विस्तार से जो है आज चर्चा करेंगे सिंगरौली विस्थापन मंच के सक्रिय सदस्य ललित श्रीवास्तव जी के साथ में। आपको बता दें, ऊर्जांचल व्यापार संघ से भी जुड़े हुए हैं और जहाँ पर हमेशा जो है व्यापारियों के हित में लोग लेकर नई नई चीज़ें जो उनके लिए होती हैं वो लेके आते हैं। लेकिन आज जो मुद्दा है एनसीएल के विस्थापन को लेकर है। आइए सीधे जुड़ते हैं, जानेंगे कि उन मुद्दों में सिंगरौली के जो आम जनता है उनके हितों को लेकर क्या प्रयास किया गया था। कल जो मीटिंग हुई है, क्या बोलना चाहेंगे भैया सिंगरौली वासियों को? आप हम लोगों की आवाज़ पोल खोल के माध्यम से बुलंद करते रहते हैं। इसके लिए आपके दर्शकों को और आपको साधुवाद देना चाहेंगे। सर्वप्रथम कल हम लोगों की तकरीबन 6 बजे सभा प्रारंभ हुई थी सीएमडी के साथ में। लगभग सभी मंचों के सदस्य थे वहाँ पर। तो जो मुद्दे थे उसमें जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर विशेष रूप से चर्चा हुई। एक जो प्रमुख मुद्दा था जिसमें सबको आर्थिक नुकसान हो रहा था कि 200 स्क्वायर मीटर तक तो ये जो राशि निश्चित है वो देंगे और 200 से 350 स्क्वायर मीटर तक 80% ही भुगतान करेंगे और 350 से 500 मीटर का भुगतान ही 60% करेंगे। उसके बाद जो भूमि आएगी उसका मूल्यांकन कृषि भूमि के रेट से होगा। हालांकि जो पहले इन्होंने ड्राफ्ट बनाया था उसमें इस तरह के उपबंधों का कोई उल्लेख नहीं था। अब इस समय किसी नई टीम को इन्होंने सीएमडी साहब ने ये जिम्मेदारी दी होगी कि आप थोड़ा अच्छे से ड्राफ्ट बनाओ, विधिक दृष्टि से भी देख लो इसको। तो लगता है टीम ने कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बना दिया। क्योंकि सीएमडी ने काम सौंपा है तो कुछ धनराशि बचाकर दिखलाई जाए, ऐसा उनका प्रयास था। लेकिन उस प्रयास में इन्होंने विधि संगत जो ढंग है उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो इनका ड्राफ्ट इन्होंने जारी किया था उसमें कट एंड पेस्ट, जैसा कि पहले 2010 केस में भी हुआ था, गाइडलाइन से एक पेज जो है निकाल करके यहाँ पेस्ट कर दिया और उस पेस्ट में लिख दिया ऊपर में छोटे अक्षरों में कि ये उपबंध है। अब उपबंध तो लगा करके आप पैसा काटने का रास्ता आपने बना लिया, लेकिन ये उपबंध जो है हमारे लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है ये जानकारी को छुपा लिया गया। जब कल सीएमडी साहब को हमने उपबंध दिखलाया पूरा का पूरा कि उपबंध ये है और ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये कृषि भूमि के उपबंध है जो हमारे ऊपर नहीं लागू होते। ये देखिए, ये इसमें ऊपर में हाईलाइट किया हुआ है, लिखा हुआ है कृषि भूमि के उपबंध। तो थोड़ा सा ये लगा कि यदि लीगल टीम है तो लीगल बात करें। इनलीगल तरीके से धनराशि विस्थापितों की काटने का जो प्रयास किया गया वो कल उनका ध्वस्त हो गया। फिर इसी उपबंध में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भूखंडों हेतु उपबंध। तो भूखंड के उपबंध ये देखिए। लेकिन अब भूखंड के उपबंध से यदि ये निकालते हैं, मूल्यांकन करते हैं, जिससे करना ही पड़ेगा, करेंगे भी उन्होंने बोला है, तो स्वाभाविक रूप से कि यदि किसी का 200 स्क्वायर मीटर का भूखंड का रेट 9,000 रुपये है तो उसके पीछे वाले का तो नहीं घट जाएगा, भूखंड की राशि पूरी की पूरी रहेगी। ये दुविधा वाली स्थिति करके इस मामले में लेकर के थोड़ा सा हंगामा हुआ। लेकिन कुछ दस्तावेज सौंपने के बाद देखिए, जब आदमी विधि संगत ढंग से बात करता है तो अधिकारी भी उस चीज़ को महसूस करते हैं कि इनकी जानकारी में ये बात आ गया है, अब इसे छुपाया नहीं जा सकता। हालांकि ये जो जानकारी हम लोगों ने कल दी है उनको, उससे पिक्चर क्लियर हो गया है कि इन्हें वो राशि अब देनी पड़ेगी और इसकी उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है कि नहीं, इसको हम इस ढंग से नहीं, अलग ढंग से देंगे। फिर उनको एक तीसरा नियम अभी आ गया है जो कि इन लोगों की जानकारी में होना चाहिए, लेकिन जानकारी करने का यदि प्रयास करेंगे तब। ये देखिए, सिंगरौली विकास योजना प्रारूप, ये इनका तीसरा ड्राफ्ट है।
सिंगरौली विकास योजना का। और इसमें इसके अनुसार अब डायवर्सन की कहीं कोई जरूरत नहीं है कि आपका आवासीय भूखंड है कि ये कॉमर्शियल है, इस तरह की आवश्यकता नहीं है। इस संपूर्ण बाजार का जो क्षेत्र है वो उसका भुगतान इनको आवासीय रेट से नहीं, इनको व्यावसायिक रेट से करना पड़ेगा, क्योंकि बाजार जो है मास्टर प्लान में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि ये मास्टर प्लान में ये पूरा क्षेत्र जो है व्यावसायिक है। और उसके लिए जो है मध्य प्रदेश शासन लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग वल्लभ भवन द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया था। ये भी कल इनको दिखा दिया गया है। इसके हिसाब से जिसके जितने भूखंड हैं, यदि उसका इस्तेमाल व्यावसायिक है तो व्यावसायिक के मूल्य से जितना भूखंड है संपूर्ण भूखंड की राशि इनको देनी पड़ेगी। और जो इसके पहले हमने आपको उपबंध दिखाए, भूखंड के उपबंध, उसके हिसाब से भी इनको राशि देनी पड़ेगी, दोनों के हिसाब से। तो कल भूखंड का मामला जो है पूरी तरह से सुलझ गया। जैसे अभी बीच में देखा गया था एग्रीमेंट को लेकर चर्चाएं थी कि एग्रीमेंट के जो व्यक्ति किए हुए हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा जाएगा भूमि मालिक को। उसके विषय में पहले बताइए, फिर दूसरा सवाल हम करेंगे आपसे। हाँ, देखिए उसमें भी चर्चा हुई थी। तो अब क्या है कि यहाँ इसको आप बांट लीजिए। विस्थापन जो है, जो लोग विस्थापित हो रहे हैं यहाँ से, और अपना जो लार एक्ट है उसमें हितबंध की बात की गई है। जिस किसी का भी हित का यदि नुकसान होता है, यदि चिड़िया बोल सकती होती कि हमारा नुकसान होता है तो वो भी हकदार थी। हितबंध की बात की गई है। तो हितबंध कौन कौन होगा इसमें? अबे ये तो स्वाभाविक चीज़ है कि जो यहाँ रह रहा होगा वो हितबंध है और उसको आप लाभ से वंचित नहीं कर सकते, ये कानून में उल्लेख है। तो अब यहाँ मानिए कि स्थायी एक है जो विस्थापित हो रहे हैं, जिनकी भवन है, चाहे वो व्यावसायिक हो चाहे आवासीय हो और स्वयं की भूमि हो, इस तरह के जो विस्थापन वाले हैं उनका तो मामला कुछ हद तक क्लियर है। फिर दूसरा इसी में आ जाते हैं शासकीय भूखंड वाले। तो पहले इन्होंने सीधा कहा कि शासकीय भूखंड को हम लोग कुछ नहीं देंगे, वो तो अवैध निर्माण है। लेकिन बाद में कुछ करते करते इन्होंने स्वीकार किया कि खाली उनको भवन का जो है, जो बिल्डिंग है उनकी या मकान जो है, झोपड़ी है, उसका मुआवजा दे देंगे। तो ये तो हो गई कीमत उसकी जो दे देंगे। अब यदि विस्थापित वो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर तो आप कीमत दे सकते हैं। लेकिन यदि विस्थापित हो रहा है तो विस्थापन लाभ देना होगा। इस पर काफ़ी देर तक चर्चा हुई और बोला गया है, इसको हम लोगों ने भी आग्रह किया है कि कोई रास्ता निकाल लीजिए कि इस राशि के अलावा भी कुछ मिल जाए। इसमें भी कोई गाइडलाइन बनाए होंगे ना कि इतने वर्षों से लेके इतने दिनों तक अगर व्यक्ति वहाँ पे है तो उसको इसका लाभ दिया जाए। देखिए लार में जो है हम लोगों को नए कानून से लार एक्ट में धारा 105 के तहत 3 अनुसूचियों में बांध दिया गया है। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3। तो एक अनुसूची से तो मान लीजिए मूल्यांकन कर देंगे, जो भी जिसका है, जैसा है, भूमि का है, मकान का है, मूल्यांकन करने का है। फिर दूसरी अनुसूची है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो यहाँ से विस्थापित होंगे या ये मान लीजिए जो हितबंध है उनको क्या लाभ मिलना चाहिए। तो कल वो जब इनसे बात हो रही थी तब भी इन्होंने जो है इस चीज़ को इग्नोर करते रहे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। इसको दिखा दीजिए सेकेंड नंबर वाला। पहले कॉलम में ऊपर सूचीबद्ध फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को जो वास क्षेत्र भूमि से रहित हैं और जो प्रभावित क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख के पूर्व 3 वर्षों से, इसको आप ही बोलिए बाबू। इसको जो जिनकी बात करी आपने, जो शासकीय भूखंड में है, तो उसके लिए पहले ऊपर वाला पढ़ लेना होगा। दूसरी अनुसूची के हिसाब से जो विस्थापन लाभ मिलेगा उसके लिए जो हमारे दर्शक उनको पढ़ के बता दीजिए थोड़ा सा। इसको ऊपर वाला पढ़ लेते हैं हम लोग। यदि ग्रामीण क्षेत्र में है, यदि शहरी क्षेत्र में है, तो यहाँ शहरी क्षेत्र की बात है, शहरी क्षेत्र का पढ़ते हैं। यदि शहरी क्षेत्र में किसी मकान से किसी को वंचित किया जाता है तो एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा, या इनकी जो RNR योजना है उसके तहत ये जो दे, है नहीं, हम लोग 25 लाख रुपए मांग रहे हैं तो ये जो देते हैं वो, या भूखंड देते हैं वो। तो दूसरे में क्या लिखा हुआ है कि ऊपर सूचीबद्ध फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को
जो वास क्षेत्र भूमि से रहित है, मतलब जिसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है, और जो प्रभावित क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख से के पूर्ववर्ती 3 वर्षों से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि जो भूस्वामी को मिलेगा, भूमि का पैसा मिलेगा और मकान का पैसा मिलेगा और जो वित्तीय लाभ मिलेंगे उसको, वो समस्त लाभ भूमि का छोड़ करके, चूंकि भूस्वामी नहीं है तो भूमि का छोड़ करके उसको वो सब लाभ देने हैं, चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे विस्थापन के लाभ हो, वो समस्त लाभ देने हैं जो ऊपर वालों को, मतलब भूस्वामी को जो देने हैं। अभी देखिए एक लाइव ही कमेंट आया है, संदीप शाह है, यह पूछ रहे हैं कि यह भी सवाल करिए कि 5 डिसमिल का जमीन है, उसमें मकान है, पिता के न रहने पे 5 डिसमिल में 4 हिस्सा हो तो उसका मुआवजा और विस्थापन नियमावली क्या होगा? देखिए, लोगों ने हिस्से करा लिए हैं यहाँ पर, लेकिन बटांकन नहीं हुआ है नहीं। इस संदर्भ में कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने ये पूछा कि अभी आप कैसे रहते हैं, तो बोला अभी तो सब साथ में रहते हैं। तो बोले हम कौन होते हैं अलग करने वाले, आपको आगे भी आप साथ ही रहिएगा। 5 डिसमिल जमीन में आप उसका यदि एक एक का अलग अलग बटांकन हो जाए, सबका खसरा नंबर अलग अलग हो जाए, तब उस तरह की संभावना है कि 5 को अलग अलग फायदे मिलेंगे। इसमें एक जो भूस्वामी जो प्रथम होगा उसमें 5 में से, उनको या सबकी सहमति से लाभ मिलेगा। जैसा कि संदीप शाह जी का सवाल था, उनको जवाब मिल गया होगा। एक चीज और पूछना चाहेंगे कि जो रणनीति बन रही है हड़ताल को लेकर, उसमें आप लोगों का क्या समर्थन रहेगा? देखिए, क्योंकि चर्चाएं जो हैं इस समय जो जहां पे है उनकी मीटिंग जारी है। नहीं, चर्चाएं तो देखिए चलती रहती हैं, लेकिन विधि संगत ढंग से यदि कोई रास्ता निकले तो हमारी समझ से ज़्यादा ठीक है, क्योंकि बहुत समझ में ये बात नहीं आती कि ऐसा संभव है क्या कि हम खदान रोक लेंगे, है नहीं। और दूसरी बात ये कि नियमतः ये भूखंड अब हमारा रहा नहीं है, इससे कोई विशेष लाभ नहीं समझ में आता। घोषणाएं करना, अखबार में आना अलग बात है, और दमदार स्ट्राइक होना अलग बात है। क्या संदेश देना चाहेंगे सिंगरौली वासियों को विस्थापन को लेकर? बस आपस में एक दूसरे से जानकारी एकत्र करते रहिए, और कहीं ऐसा न हो कि किसी चूक में आप अपना लाभ गंवा बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जानकारी लोगों से शेयर करते रहिए, आपको कोई जानकारी, दूसरे को कोई जानकारी। तो जैसा हमारे साथ जुड़े हुए थे सक्रिय सदस्य ललित श्रीवास्तव जी सिंगरौली विस्थापन मंच से, और पूर्वांचल व्यापार संघ के भी मेंबर हैं। साथ ही आपको बता दें कि विस्थापन को लेकर शिव मंदिर में ही महाबहस छिड़ेगी। इसमें जो भी चर्चा होगा सामने होगा, सारे मंच के लोग एक सामने आपके बैठेंगे और आम पब्लिक जो है सामने रहेगी, जिनका सवाल रहेगा और जवाब सामने बैठे जनप्रतिनिधि देंगे। तो बने रहें ऐसी खबरों को देखने के लिए पोल के साथ में। धन्यवाद। समाचार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।